दोस्तों नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा हो या अन्य कोई पीसीएस मेंस एग्जाम हो, प्रतियोगी छात्र क्या करते हैं, निबंध की तैयारी बिल्कुल नहीं करते हैं और वो ये मान के चलते हैं कि निबंध के जो अंक है वो फ्री के अंक है। वास्तव में ऐसा है नहीं। आपने निबंध की लिख करके तैयारी नहीं की। वैसे निबंध तो लिख करके अभ्यास करना ही चाहिए। अगर नहीं की तो कुछ शॉर्टकट्स है, कुछ तरीके हैं जिनसे आप निबंध बहुत अच्छा लिख सकते हैं। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सामान्य अध्ययन की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है और सामान्य अध्ययन की तैयारी की तो उसके आधार पर अगर आपको निबंध लिखना तो आप निबंध कैसे लिख सकते हैं, ये मानते हुए कि आपने अभ्यास नहीं किया। जैसे निबंध है, किसी भी विषय पे पूछ रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत जिस विषय पे निबंध पूछा जा रहा है उस निबंध से संबंधित विषय पे कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भारत का या बाहर का, कोई संत, कोई सुधारक, कोई राजनेता या बहुत ही माना हुआ लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसके बारे में कोई विचार कह रहा है तो वो बात आनी चाहिए। फिर कोई भी जो विषय है वो है क्या, समस्या क्या है, उसको अति संक्षिप्त के अंदर परिभाषित कर दो। जैसे सपोज करो आपसे पूछा जा रहा है वैश्वीकरण के नए आयाम, तो उसमें आप सबसे पहले ये करो कि वैश्वीकरण के बारे में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, किसी ने बात की है तो उसको बता दो। वो अगर नहीं बता सकते हो तो उसकी परिभाषा दे दो कि वैश्वीकरण वह समग्र अवधारणा है जिसके अंदर, उसको फिर भारतीय संदर्भ से जोड़ सकते हैं कि भाई भारतीय संदर्भ में वसुधैव कुटुंबकम की बात कही। इस तरीके से उसके सारे तत्वों को समाहित करते हुए आप उसकी परिभाषा दे सकते हैं। फिर वो जो चीज है, टॉपिक है, वो है क्या, समस्या क्या है, उसकी चर्चा करो। फिर उसकी पृष्ठभूमि में जाओ, कारण पृष्ठभूमि में जाओ। आर्थिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं। फिर वर्तमान स्थिति बताओ, फिर उसके परिणाम बताओ और अंत के अंतर्गत जो आगे की राह है वो एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ में, एक तार्किक दृष्टिकोण के साथ में किसी भी विषय पर संविधान के अंतर्गत, विश्व की व्यवस्था के अंतर्गत, न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखते हुए, युवा वर्ग में विश्वास रखते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी में विश्वास रखते हुए, स्वयंसेवी संस्थाओं की चर्चा करते हुए, मीडिया की चर्चा करते हुए, जनता की जागरूकता की चर्चा करते हुए और परिवर्तन की लहर की चर्चा करते हुए कहो कि माना कि ये समस्या है, माना कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसका समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब देश का युवा वर्ग, देश का बुजुर्ग वर्ग, देश की महिला शक्ति, नारी शक्ति, देश की ये शक्ति, वो शक्ति, सबको समाहित करते हुए इनके सामूहिक प्रयासों से निश्चित रूप से समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मोटा मोटी उत्तर आप ऐसे लिख दोगे। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। 3 टॉपिक है, जैसे भ्रष्टाचार, महिला सशक्तिकरण और मानसिक प्रदूषण। अब जैसे भ्रष्टाचार है, अब भ्रष्टाचार आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, लेकिन आप ये मान के चले कि भ्रष्टाचार है, आपने पढ़ा होगा जैसे चाणक्य भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहते हैं और किसी धर्म ग्रंथ के बारे में क्या गया। जैसे चाणक्य कहता है कि भ्रष्टाचार जैसे जल में तैरती हुई मछली पता नहीं लगा सकते, हम पता नहीं लगा सकते मछली पानी पी रही है कि नहीं पी रही है, उसी तरीके से हम भ्रष्टाचार के बारे में पता नहीं लगा सकते। मतलब भ्रष्टाचार की व्यापकता पर चाणक्य भी या कौटिल्य भी चर्चा करते ये बात कह दो। मतलब आप ये कहो कि वे समस्या आज से नहीं है, वर्तमान की नहीं है, बल्कि बहुत पुरातन काल से ये सभ्यता चली, ये जो संस्कृति है भ्रष्टाचार की ये चली आ रही, इस तरीके की बात कर दो। फिर आप भ्रष्टाचार को संकीर्ण अर्थ में बताओ कि भ्रष्टाचार का मतलब रिश्वत या पैसों का लेन देन है। फिर आप कहो कि सब अधिकारों का दुरुपयोग, सब विवेक का दुरुपयोग, पक्षपात, नियमों की अनदेखी, ये सब भ्रष्टाचार के प्रकार है। केंद्रीय जो सतर्कता भ्रष्टाचार के प्रकार बताता है, ये बताओ। फिर आईपीसी के अंतर्गत 161 के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता 161 के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार को जिस रूप में परिभाषित किया उसकी चर्चा कर सकते हो। फिर आप कहो कि भ्रष्टाचार के लिए इतिहास क्या था, इतिहास जिम्मेदार है क्या, तो ब्रिटिश राज, अंग्रेज राज, लॉर्ड क्लाइव उसको जिम्मेदार ठहरा दो। फिर देश के अंतर्गत जब देश नया बना तो आपको लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बनी, काम हुए, सब विवेक की शक्तियां दी गई, ये बताओ। फिर राजनीति, प्रशासन और व्यापारिक जो गठजोड़ है उसकी चर्चा कर दो। फिर समाज के जो रीति रिवाज है वो कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे उनकी चर्चा कर दो। कठोर कानून है उनकी चर्चा कर दो। नैतिक मूल्यों का पतन हो गया उसकी चर्चा कर दो, ये कर दो। फिर बताओ कि भ्रष्टाचार की व्यापकता कहां कहां पे है, तो आपको राजनीति में भ्रष्टाचार, प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार, हर तरीके के जो भ्रष्टाचार है कहां कहां है, 8-10 उदाहरण को कोमा लगाते हुए अल्प विराम से आप ये बता दो ये भ्रष्टाचार है। फिर कह दो कि साहब कर क्या रही है सरकार, आप ये बताओ। सरकार लोकपाल से लेके, सीबीसी से लेकर के, एंटी करप्शन ब्यूरो से लेकर के, जनता की जागरूकता से लेकर, कानून न्यायपालिका की पहल है, उनके सबको उदाहरण दो। और अंत के अंतर्गत को सा युवा वर्ग है जागरूक हो रहा है, कानूनों में पारदर्शिता आ रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, ये कानून आ रहे हैं, इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से भ्रष्टाचार निश्चित रूप से सिर्फ कानून के सहारे खत्म नहीं किया जा सकता, जनता में जागरूकता फैलानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको लिखना है।
ठीक है। इसी तरीके से मान लो सपोज करो महिला सशक्तिकरण पूछे तो सबसे पहले बताओ महिला सशक्तिकरण के मायने क्या है। ये है महिला सशक्तिकरण की जो अवधारणा है कहाँ की है, ये भारतीय अवधारणा या ये पाश्चात्य अवधारणा, इस तरीके की बात करो। फिर आप बताओ गांधी जी, नेहरू जी, टैगोर या कोई बहुत बड़ा विचारक उसके बारे में बात कर रहा तो वो चीज बताओ। फिर आपको महिला सशक्तिकरण में भारत में क्या स्थिति है, भारत की महिला सशक्तिकरण के अंदर क्या कि दुनिया में क्या हो रहा है महिला सशक्तिकरण को लेकर, भारत के अंदर महिला सशक्तिकरण को लेकर आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण क्या हो रहा है, चुनाव में पंचायत राज चुनाव में क्या हो रहा है, नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की बात करो, महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही, कौन कौन से कानून लेकर के आए उनको बताओ। फिर कहो इतना होने के बावजूद भी ये कमियां हैं, कहां कहां कमियां हैं कि साहब लोकसभा के अंदर इतनी महिलाएं हैं, विधानसभा में महिलाओं की ये स्थिति, यहां पर ये स्थिति राजनीतिक दृष्टि ऐसी खराब है। आर्थिक रूप से बात करें तो कार्यशील जो जनसंख्या है वो महिलाओं की जो इतनी प्रतिशत है वो चिंतनीय है, महिलाओं के काम को काम नहीं माना जाता, ये बता दो। फिर बात बता दो महिलाओं के साथ में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी के प्रॉब्लम डिस्कस कर दो। फिर बताओ सुझाव क्या है, बिल्कुल तो सुझाव के उसमें चर्चा करो कि मानसिक सोच में बदलाव लाने की जरूरत है, जागरूकता फैलाने की जरूरत है, कठोर कानून की जरूरत है, इस तरीके की चर्चा करनी तो टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो कभी कभी क्या होता है ऐसा निबंध पूछ लेते हैं जिसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। जैसे आप प्रदूषण के लिए तैयार हैं और वो पूछ लेते हैं मानसिक प्रदूषण, मेंटली प्रिपेयर नहीं, लेकिन वही तरीका को सबसे पहले तो बताओ मन क्या है, तो बताओ साहब मन ये है, मन की गति ये है, मन से ये नियंत्रित होता है, ये है। और आज कहो फिर साहब आज बड़े आश्चर्य की बात है, आज दुनिया के अंतर्गत जो बढ़ता भौतिकवाद है या जीवन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं या और कारण है, बढ़ती लिप्सा है, उससे मन प्रदूषित हो गया है। तो मन प्रदूषित क्यों हो गया उसके कारण बताओ साहब, इन कारणों से मन प्रदूषित हो गया। फिर को जो मन ये जो प्रदूषित हुआ इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या हम खुद जिम्मेदार हैं, हमारा परिवार जिम्मेदार है, क्या हमारा समाज जिम्मेदार है, क्या हमारी भेदकारी जो व्यवस्था है वो जिम्मेदार है। तो मन कमजोर क्यों हो गया, मन का जो प्रदूषण है वो क्यों खराब है, तो बताओ साहब इन कारणों से मन का प्रदूषण, मन प्रदूषित हो रहा है, मन में भटकाव है, मन शांत नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए, फिर योग की बात करो, अभिरुचियों की बात करो, दर्शन की बात करो, संस्कृति की बात करो, संतोष की बात करो, इस तरीके की बात करो कि मन प्रदूषित क्यों हो गया और उसके कारणों की चर्चा करो, है ना। फिर उसमें गांधी जोड़ो, नेहरू जोड़ो, योग जोड़ो, अरविंद जोड़ो, तनाव जोड़ो, प्रबंध, मतलब निबंध के अंदर आप ये मान के चलो सामान्य अध्ययन में आपने जो जो जहां से पढ़ रखा खांचों के अंदर, कहीं साइकोलॉजी से कुछ लेके आ जाओ, कुछ कानून से लेके आ जाओ, कुछ समाजशास्त्र के अंदर पढ़ा है उसको लेकर के आ जाओ, तो आपस के अंतर्गत अंतर संबंध स्थापित करने की कोशिश करो। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं एग्जाम के लिए।